गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम बायो के लिए और टॉपिक का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। और इसका पार्ट पढ़ेंगे आज हम फर्स्ट। पार्ट कौन सा है इसका? फर्स्ट। अब देखिए कोशिका जीवन की इकाई। तो देखिए किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जीव शरीर की, ऐसे भी लिख सकते हो, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हो जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और मनुष्य का शरीर होता है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर है वो 1 ट्रिलियन, मानव शरीर 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन को लिखते हैं 10 की घात 18। 1 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसा माना जाता है कि मानव का शरीर होता है वो 1 ट्रिलियन कोशिका, 1 ट्रिलियन को किसमें लिखते हैं 10 की घात 18 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए कोशिका जो सबल है, कौन सा सबल? कोशिका सबल की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। भाषा से हुई है। जिसका अर्थ रिक्त स्थान होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रिक्त स्थान। अब देखिए कोशिका की खोज की थी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किया? पेड़ की छाल की सूक्ष्म काट का अध्ययन किया। पेड़ की छाल की सूक्ष्म काट का क्या किया? अध्ययन किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के अंदर पेड़ की छाल की और पेड़ की छाल की सूक्ष्म काट का क्या किया? अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पेड़ की सूक्ष्म काट का अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि यह जो छाल होती है वो अनेक कोठरियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अनेक कोठरियों की बनी होती है। ठीक है, बनी होती है या इसमें अनेक कोठरियां दिखाई देती है। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल यानी कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल यानी कोशिका नाम दिया। तो ध्यान में रखना। बट रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, नॉन लिविंग सेल की। मृत कोशिका की, किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। तो ध्यान में रखना कोशिका को जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है और
जिसका अर्थ क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और सन 1665 के अंदर, सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल ली और पेड़ की छाल की क्या की उन्होंने सूक्ष्म काट, और सूक्ष्म काट का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या देखा कि यह अनेक कोठरियों की बनी होती है। इन कोठरियों को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल यानी कोशिका नाम दिया। और इसका वर्णन है वो अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया, माइक्रोग्राफिया में किया। इसमें किया, इसका वर्णन है वो माइक्रोग्राफिया के अंदर किया। अब देखिए उसके बाद इसके पश्चात सन 1674 में ल्यूवेन होप नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की क्या की, खोज की। सन 1665 के अंदर तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। सन 1674 के अंदर ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की क्या की, खोज की। किसकी खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की क्या की, खोज की। आगे बात करते हैं अपन सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत की। और देखिए कोशिकाओं के आधार पर जंतुओं को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय। कोशिकाओं के आधार पर या कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक तो होते हैं एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु। सेकंड होता है बहुकोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु। अब देखिए एक कोशिकीय जंतु कौन होते हैं और बहुकोशिकीय जंतु कौन होते हैं। एक कोशिकीय जंतु कौन से होंगे, ऐसे जंतु जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ऐसे जंतु जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है क्या कहलाएंगे, एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। और बहुकोशिकीय जंतु ऐसे जंतु जिनका शरीर एक से अधिक यानी एक या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। यानी अनेकों कोशिकाओं से मिलकर जिनका शरीर बना होता है उसको बहुकोशिकीय जंतु बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, जो मनुष्य है वो क्या है, बहुकोशिकीय जंतु है। आगे बात करते हैं अपन सेल थ्योरी की यानी कोशिका सिद्धांत की। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी की यानी कोशिका सिद्धांत की। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और सवान नामक, स्लाइडन और कौन था, सवान नामक वैज्ञानिक ने किया। सवान नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और सेवान नामक वैज्ञानिक ने किया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जीवों का, पेड़ पौधों और जीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। जीवों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों का
या उत्पादों, उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। स्लाइडन और सेवाल ने क्या बोला था कि जीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है, परंतु इन्होंने यह सिद्ध नहीं किया कि नई कोशिका का निर्माण किस कोशिका या किस प्रकार से होता है। नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है। अब देखिए सेल थ्योरी का यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और सेवाल नामक वैज्ञानिक ने। उसके अनुसार जीवों का शरीर है वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है, परंतु उन्होंने यह सिद्ध नहीं किया कि नई कोशिका होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस आधार पे ये जो सेल थ्योरी थी वो मान्य नहीं थी। इसके पश्चात कौन आया? सन 1885 में। अब बात करेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। अगली कौन सी है? मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। स्लाइडन और सेवाल के बाद आया रुडोल्फ विर्चो। इसके स्लाइडन और सेवाल के पश्चात कौन आया था? रुडोल्फ विर्चो ने सन 1885 में। रुडोल्फ विर्चो ने सन 1885 में कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडन और सेवाल ने दिया था उसका क्या किया? वापस अध्ययन किया और अध्ययन कर उसका परिवर्तित रूप प्रदर्शित किया या परिवर्तित रूप दिया, जिसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक कौन थे? रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने। और दिया किस सन में था? सन 1885 में। अब देखिए इसने क्या बोला था मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर? कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड बात उन्होंने क्या बोली थी? सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन
समान होता है, शारीरिक संगठन समान होता है। थर्ड क्या बोला था उन्होंने, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से होता है। फोर्थ, कोशिकाओं को देह की आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। देह की आनुवांशिक इकाई कहा जाता है क्योंकि सेल्स में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, और ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर रूडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था कि कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड बात उन्होंने क्या बोली थी, सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है। और थर्ड उन्होंने क्या बोला था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजित होने से होता है। फोर्थ उन्होंने क्या बोला था, कोशिका को देह की आनुवांशिक इकाइयां कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी है मॉडर्न सेल थ्योरी। अब बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कोशिका का समग्र अध्ययन। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कोशिका का समग्र अध्ययन। कोशिका का समग्र अध्ययन, कोशिका की किसकी बात कर रहे हैं अपन, कोशिका का समग्र अध्ययन। कोशिका का समग्र अध्ययन। आप सभी
जानते हो कि जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। कोशिकाओं को अपन दो भागों में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप ये भी जानते हो कि ये कोशिका है और कोशिका में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों ओर एक दोहरा आवरण पाया जाता है इस प्रकार से, जिनको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब देखिए ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली रहित, ध्यान में रखना कि केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली रहित क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली रहित होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। बट ऐसी कोशिका जिसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। ध्यान में रखना कि ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं, और ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक के अलावा अन्य संरचनाएं भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अन्य संरचनाएं भी पाई जाती है। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन संरचनाओं को, कोशिकांग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, कोशिकांग कहा जाता है। अब ये कोशिकांग कौन कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है। कौन से कोशिकांग पाई जाती है यूकैरियोटिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा गोल्गी बॉडी, इसके अलावा रसदानी यानी वेक्यूल्स, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी कोशिका किसको माना जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका किसको मानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका माना जाता है तंत्रिका कोशिका। किसको, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका किसको माना जाता है, तंत्रिका कोशिका को माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर।